हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम मैक्सवेल्स के लॉ के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी ने इससे पहले के लेक्चर में मैक्सवेल्स लॉ पढ़ा था, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड का टॉपिक पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, वो है आपका मीन फ्री पाथ। ठीक है, व्हाट इज मीन फ्री पाथ ये समझना है, और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं वो भी आपको देखना है। तो हेडिंग है आपका, वो है मीन फ्री पाथ। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, औसत मुक्त पथ का नाम देते हैं, यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज मीन फ्री पाथ। ठीक है, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच चला गया जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ का नाम देते हैं। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच जो डिस्टेंस किसी गैस मॉलिक्यूल के द्वारा ट्रेवल किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन डिवाइडेड बाय, अब इसको हम डिवाइड भी करेंगे, जब हम इसको मीन फ्री पाथ निकालते हैं तो डिवाइड करेंगे वो भी किससे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। जनरली दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच हमेशा जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ट्रेवल करता है, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन्स a gas molecule, a molecule of gas या gas molecule moves in a straight line, a gas molecule moves in a straight line with constant speed, with constant स्पीड, यानी कि कांस्टेंट स्पीड के साथ ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स का ये क्या है, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, यानी कि सभी मॉलिक्यूल्स के हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के यहाँ पर कुछ मीन फ्री पाथ दिखाते हैं। तो ऐसे समय में जो गैस मॉलिक्यूल का जो मीन फ्री पाथ होगा वो क्या होगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 एंड सो ऑन करके, यानी कि एक फॉर्मूला है लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, n तक जाएंगे, डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये आपका क्या है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल का क्या होगा, मीन फ्री पाथ होगा, यानी कि गिवन गैस मॉलिक्यूल का मीन फ्री पाथ आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लेमडा 1 लेमडा 2 क्या है, डिस्टेंस है गैस मॉलिक्यूल द्वारा n कोलिजन में ट्रेवल किया गया। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल द्वारा n कोलिजन में ट्रेवल किया गया, यहाँ पे क्या है, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 ये डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ लेमडा के एक फॉर्मूला है, वो क्या है आपका, लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 2 पाई n इंटू डी स्क्वायर, n इंटू डी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है। यहाँ पे d मतलब आपका है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल,
डी का मतलब होता है डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल का डायमीटर है। और इसी के साथ साथ एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो लेमडा का एक फार्मूला यहाँ पर भी गिवन है, ठीक है। इसी के साथ साथ और भी लेमडा के फार्मूले हैं, यानी कि मीन फ्री पाथ के, जिनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ का मतलब आप समझ गए हैं, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच चली गई जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ का नाम देते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि पी इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर टी, या जनरली एन आर टी के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ से इसको लिखना चाहें तो म्यू एन इंटू के टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, म्यू एन इंटू के टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, किसको किसको, पी बी और म्यू वन के टी को, तो यहाँ से एक रिलेशन आपको मिलेगा और वो है एन अपॉन वी इक्वल टू पी बाई के टी। एन अपॉन वी इक्वल टू पी बाई के टी। ठीक है, क्योंकि एन अपॉन वी इक्वल टू पी बाई के टी यहाँ से हो जाएगा और म्यू से म्यू कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे इज इक्वल टू ये किसके आ सकता है, स्मॉल एन के। ठीक है, एन अपॉन वी इक्वल टू पी बाई के टी इज इक्वल टू स्मॉल एन के, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, एन अपॉन वी इक्वल टू पी बाई के टी, एन अपॉन वी इक्वल टू पी बाई के टी इक्वल टू एन के बराबर। ठीक है, और अगर हम लेमडा की वैल्यू यहाँ से उठा करके एन की वैल्यू पुट कर दें तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1 अपॉन, ये अंडर रूट में 2 पहले से था तो अंडर रूट में 2 रहेगा, के टी अपॉन, ठीक है, यहाँ पे पहले से क्या था, पाई था, एन था, डी स्क्वायर है, तो एन तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एन की वैल्यू ही हमने पुट की है, तो के टी अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन पी के फॉर्म में, पाई डी स्क्वायर इंटू पी के फॉर्म में आपको ये भी फार्मूला मिलेगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 के टी अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू पी। पी मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेशर से है, पी का मतलब यहाँ पे किससे है, प्रेशर से। तो ये भी आपका फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम मास के फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो इसी फॉर्मूले को मास के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, m अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर रो, m अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू रो। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, m का मतलब क्या है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, प्रत्येक मॉलिक्यूल का जो मास है उसको हम स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ साथ अगले टॉपिक पे चलते हैं जहाँ पर लेमडा और प्रेशर में रिलेशन है, लेमडा और m यानी कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल में रिलेशन निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लेमडा और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल में कैसा रिलेशन है, ये भी आपको बता देते हैं हम। जैसा कि आपको पता है कि लेमडा और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्स में है, तो यहाँ पे लेमडा इन्वर्सली प्रेशर के है और लेमडा जो है डायरेक्टली स्मॉल m के है। तो ऐसे समय में अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसा मिलेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अगर देखा जाए तो इसमें लेमडा और p के बीच जो ग्राफ मिलेगा, इधर लेमडा और ये p हो गया तो कुछ ऐसे मिलेगा। ठीक है, लेमडा और p के बीच का ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये हो गया किसके किसके बीच का, लेमडा और p के बीच का ग्राफ। ठीक है, साथ ही साथ लेमडा और m के बीच अगर देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए लेमडा
और m के बीच हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, जो कि कहाँ से होके जाएगा? ओरिजिन से होते हुए जा रहा होगा। कहाँ से? ओरिजिन से होते हुए जा रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे लैम्डा और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में अगर ग्राफ देखा जाए तो लैम्डा और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में भी ग्राफ कैसा होगा? डायरेक्टली होगा। और ऐसे समय में इनका भी ग्राफ अगर बनाओगे आप तो लैम्डा और टी एक्सिस के बीच में ग्राफ इनका भी कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्लियर? तो ये तीनों ग्राफ याद रखिएगा जो कि इसी फॉर्मूले से आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? इसके लिए मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता कितना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र कोटियां, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र कोटियां का नाम देते हैं। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंतर्गत हम देखें तो ये जो टर्म है, यानी कि जैसे स्वतंत्र कोटियां कहते हैं, इनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। और ये क्या करती है? जनरली रिफर करती हैं पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशंस, पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशंस जो कि सिस्टम के पास जनरली होता है। यानी कि द टर्म डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ सिस्टम रिफर्स टू द पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन। ध्यान से सुनिएगा, पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन, ठीक है। और ये जो पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन है, ध्यान रखिएगा, ये हर एक गैस मॉलिक्यूल के इंडिपेंडेंटली मोशन के हिसाब से बताया जाता है, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज in which a system can possess energy is called the degree of freedom, ठीक है। पहला तो ये हो गया पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन, या फिर टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, ठीक है, इन विच molecule can possess energy, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं या सिस्टम क्या कर सकता है? एनर्जी प्रोसेस करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं। इंडिपेंडेंट मोशंस जनरली 3 तरीके के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट मोशंस जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और क्या है? वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और क्या है आपका? वाइब्रेशनल है, ठीक है। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल या फिर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दी, या इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन का यहाँ पे इंडिपेंडेंट मोशन हो सकता है। या तो तीनों डिफरेंट मोशन हो या फिर तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और इसी के बेसिस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी 3 टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। इसी के बेसिस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी 3 टाइप्स में बांटा गया, और वो 3 टाइप्स यही हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे जनरली हम किससे लिखते हैं? स्मॉल f से लिखा जाता है, और वो बेसिकली यही है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और क्या है भाई आपका? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जनरली हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, F = 3a - b। क्या होता है जनरल फार्मूला? F = 3a - b, जहाँ पे a और b के बारे में आप जानते हैं
बिल्कुल अच्छे तरीके से कई बार इसको पढ़ा होगा। ए का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स और बी का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस। ध्यान से सुनिएगा, ए का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स और अगला है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ये आपका दो यहाँ पे टर्म्स थे और इन टर्म्स को कई बार आपने इस चैप्टर के दौरान पढ़ा होगा, बट फिर भी यहाँ पे मैंने एक बार बता दिया आपको। ठीक है, और इसी के बेसिस पर जनरली हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करते हैं। मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। यहीं पे ट्राई एटॉमिक गैस का जो अगर हम देखें तो उसमें दो कैटेगरी हैं, नॉन लीनियर और लीनियर। तो नॉन लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है और लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होता है। एग्जाम्पल के साथ हम आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे हैं मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक जिनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की वैल्यू यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो फॉर्मूला हो गया आपका F इक्वल टू 3a - b। अगर a और b की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो या बोला गया हो ऐसे साफ साफ कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स इतने हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस इतने हैं, तो बड़ी ही आसानी से आप इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं उसकी वैल्यू। यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के दौरान बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अब हम मोनो एटॉमिक गैस के लिए देखेंगे। सबसे पहला कौन सा है, मोनो एटॉमिक गैस। चलिए, मोनो एटॉमिक गैस जिसमें सिर्फ सिंगल एटम होते हैं, जैसे कि नोबल गैसेज। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सभी के सभी क्या हैं, नोबल गैसेज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जनरली इनमें अगर देखा जाए तो सभी के सभी ट्रांसलेशनल होते हैं, यानी कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। पहली बात तो नाम लिख लेते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा, ये सभी के सभी क्या हैं, मोनोटॉमिक गैसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना 3 है, और सभी के सभी ऑल ट्रांसलेशनल। अभी मैंने 3 तरीके के डिग्री ऑफ फ्रीडम बताए थे, जिनमें से सभी के सभी क्या हैं, ट्रांसलेशनल आते हैं, किसमें, मोनोटॉमिक गैस में यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है डायएटॉमिक गैस। डायएटॉमिक गैस में जैसे कि आपका यहाँ पे कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये सभी के सभी किस में आते हैं, डायएटॉमिक गैस में आते हैं। और इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। और इन 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 ट्रांसलेशनल होते हैं और 2 कैसे होते हैं, इनमें रोटेशनल होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5, 3 ट्रांसलेशनल और 2 इनमें क्या है, रोटेशनल। 2 क्या है, रोटेशनल है। तो 3 ऐसे कैसे हैं, ट्रांसलेशनल है, और 2 कैसे हैं, रोटेशनल। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, जिसमें है ट्राई एटॉमिक। और ट्राई एटॉमिक में ये कैसा है, नॉन लीनियर। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर में जनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 6 हैं। और जैसे कि इसमें हम एग्जांपल किसका ले सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का, यानी कि वाटर वेपर का, H2O। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 6 है। और इस डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 ऐसे हैं जो ट्रांसलेशनल हैं, और बाकी के जो 3 हैं वो कैसे हैं, रोटेशनल है। 3 ट्रांसलेशनल और 3 क्या है इसमें, रोटेशनल है। ठीक है, एंड नंबर 4 ट्राई एटॉमिक लीनियर। अगर हो तो लीनियर के लिए जैसे कि BeCl2, CO2, ये सभी के सभी ट्राई एटॉमिक हैं। CO2 हो गया,
BeCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 7 होते हैं। कितना होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इनके लिए कितना होता है, 7 होता है। एक और ऐड हो जाता है जो कि वाइब्रेशनल टाइप का होता है। क्लियर, तो ये आपका 7 टोटल हो गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। अगला टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। ऑफ आइडियल गैस, चलिए देखते हैं। आइडियल गैस की जब भी कभी हमें काइनेटिक एनर्जी पढ़नी होती है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है 1 मोल आइडियल गैस के लिए वो होता है 3/2 RT। कितना होता है, 1 मोल गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होता है, 3/2 RT के बराबर होता है। चलिए ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, E इक्वल टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv², 12mv, VRMS यहाँ पे लिया जाएगा तो VRMS का स्क्वायर। VRMS का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट में कितना होता है 3RT/m, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना लिखेंगे 1/2m इंटू 3RT/m के बराबर हो जाएगा। m से m कैंसिल तो 3/2 RT। ये क्या मिला आपको, काइनेटिक एनर्जी मिला कितने मोल गैस के लिए, फॉर 1 मोल। ये मिला आपको फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस द काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/2 RT। ठीक है, यहीं पे म्यू मोल गैस के लिए अगर देखें तो E इक्वल टू 3/2 म्यू RT हो जाएगा। ये किसके लिए, म्यू मोल। म्यू मोल गैस के लिए 3/2 कितना हो जाएगा, म्यू RT हो जाएगा। 1 मॉलिक्यूल के लिए देखें तो E इक्वल टू फॉर 1 मॉलिक्यूल इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3/2 kT के बराबर। कितना हो जाएगा, 3/2 kT के बराबर। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो कितना हो जाएगा 3/2 kT। n मॉलिक्यूल के लिए देखा जाए तो 3/2 n इंटू kT, E इक्वल टू 3/2 n इंटू kT। कितने मॉलिक्यूल्स के लिए, n मॉलिक्यूल्स के लिए 3/2 n इंटू kT के बराबर हो जाएगा। यहीं पे अगर हम m ग्राम गैस के लिए देखें या 1 ग्राम गैस के लिए, 1 ग्राम गैस के लिए तो 1 ग्राम गैस के लिए जनरली यहाँ पे क्या हो जाता है 3/2 RT इक्वल टू 3/2 स्मॉल r कैपिटल T। और यहाँ पे क्या है, स्मॉल r बराबर इसे कहते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, 1 ग्राम गैस के लिए अगर देखेंगे तो कितना मिलेगा 3/2 स्मॉल r इंटू कैपिटल T, जिसे r को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट का नाम देते हैं। और इसी के साथ साथ अगर m ग्राम गैस के लिए हम देखें तो m ग्राम गैस के लिए, m ग्राम गैस के लिए देखें तो E इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3/2 mRT। कितना हो जाएगा 3/2 mRT, जहाँ पे स्मॉल r क्या है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट होता है, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट होता है। क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक से हमने आपको बताया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो एनर्जी में और इसके रिलेशन है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे कि अगर हम E का T के साथ रिलेशन देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर ग्राम के हिसाब से देखें 1 ग्राम गैस के लिए तो यहाँ पे स्मॉल m और T के साथ रिलेशन, ऐसा सारा जितना भी सिस्टम है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी। क्लियर, चलिए तो ये तो बात होगी किसके बारे में, आपके काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जैसे हम कहते हैं बोल्ट्जमैन लॉ का भी नाम देते हैं। बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं
तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा का सम विभाजन का नियम, ऊर्जा के सम विभाजन का नियम कहते हैं। और ऊर्जा के सम विभाजन नियम के अनुसार अगर हम देखें तो एनर्जी जो है वो डिफरेंट थर्मल इक्विलिब्रियम में डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अगर हम देखें, इसे हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमान लॉ भी कहते हैं। इसे जनरली हम बोल्ट्जमान लॉ भी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, अगर इस नियम को हम देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, इस नियम के अनुसार फॉर एनी सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई भी सिस्टम जो कि कहाँ पे है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उष्मीय साम्यावस्था में अगर है कोई भी सिस्टम है, तो ऐसे समय में द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि जो टोटल एनर्जी होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है किसमें, इसके वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, फॉर एनी सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, फॉर एनी सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम है, और आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि अगर सिस्टम में इक्विलिब्रियम लाना है तो उसके लिए तीन चीज़ें होनी चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और उसी के साथ साथ केमिकल इक्विलिब्रियम का भी पॉइंट आपने पढ़ा था। तो यहाँ से थर्मल इक्विलिब्रियम की सिर्फ बात हो रही है। तो ऐसे समय में टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल एनर्जी is equally distributed among its various degree of फ्रीडम्स, among its various degree of freedoms, यानी कि जो टोटल एनर्जी होती है वो डिफरेंट प्रकार के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और प्रत्येक, अगर देखा जाए तो प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है वो 1/2 kT होती है। ठीक है, तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, each degree of freedom is associated with energy 1/2 स्मॉल k इंटू टी। कितना एनर्जी है, 1/2 स्मॉल k इंटू टी। k को जानते हैं 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन, और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ठीक है, चल अब हम कुछ एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, और डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है F/2 kT के बराबर, यानी कि टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल। अगर देखा जाए तो ये कितना है, 1 मॉलिक्यूल के लिए ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड कितना है, एनर्जी 1/2 kT है। और यहीं पे हम ईच मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड टोटल एनर्जी देखने जा रहे हैं। तो टोटल एनर्जी
एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू F/2 kT। कितना है? F/2 kT। ठीक है, कितना होता है? F/2 kT के बराबर है। और यहीं पे n मॉलिक्यूल्स से अगर देखें, विथ n मॉलिक्यूल्स, तो n मॉलिक्यूल्स के द्वारा यहाँ पे है F/2 n इंटू kT, F/2 कैपिटल N इंटू kT। ठीक है, वन मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड F/2 kT है, n मॉलिक्यूल से रिलेटेड अगर देखा जाए F/2 n इंटू kT, और यहीं पे 1 मोल से एसोसिएटेड देखा जाए फॉर 1 मोल, तो यहाँ पे k की जगह r हो जाएगा, तो F/2 RT। म्यू मोल के लिए अगर देखा जाए तो F/2 म्यू इंटू RT, F/2 कितना? म्यू इंटू RT। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जिसे क्या कहते हैं? बोल्ट्जमान लॉ कहते हैं। और किसी गिवन टेम्परेचर पर, ठीक है, जो वैल्यू होती है वो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड एनर्जी की जो वैल्यू है वो 1/2 कितने के बराबर होती है? kT के बराबर होती है। 1/2 kT के बराबर एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड वो 1/2 kT के बराबर होती है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है यहाँ पर Cp और Cv, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। अगला जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। और इसी में आपको मेयर्स फॉर्मूला भी पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग है आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। ठीक है, जनरली जो स्पेसिफिक हीट है उसको 2 वैल्यूज में बांटा गया है, और वो 2 वैल्यूज कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल सी, यहाँ पे मैं स्मॉल सी लिखूंगा। ठीक है, और नीचे v, तो ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम। और दूसरा है वो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे Cp के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे शॉर्टकट में Cp के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके के स्पेसिफिक हीट हैं, और इन सब का मतलब क्या है चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, कि Cb का मतलब क्या है और Cp का मतलब यहाँ पे क्या है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। ठीक है, क्या करना है? हीट की क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of unit mass to 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं, और जैसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं
स्मॉल सी वी इक्वल टू यहाँ पर डेल्टा क्यू वी अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला। लेकिन अगर यहीं पे हम यहाँ पे यूनिट मास की जगह 1 मोल गैस ले लेते हैं, लिखोगे फॉर 1 मोल गैस, तो जो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसको हम लिखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसे कैपिटल सी स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, यानी कि ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 1 मोल गैस के लिए हम जनरली मोलर स्पेसिफिक हीट निकालते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है कैपिटल एम स्मॉल सी वी के मल्टीप्लाई के बराबर होती है। कैपिटल एम, और ये वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे डेल्टा क्यू वी अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। एम अपॉन एम इसके हम क्या कहते हैं 1 अपॉन म्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो कैपिटल सी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन म्यू डेल्टा क्यू वी अपॉन डेल्टा टी। कितना हो जाएगा? सी वी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल्टा क्यू वी अपॉन डेल्टा टी के फॉर्म में हो जाता है, जहाँ पे म्यू क्या है? मोल है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास, इसी को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल कहते हैं। तो 1 मोल गैस के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो CV के फॉर्म में है। ठीक है, और यूनिट मास गैस के लिए स्मॉल सी V के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट देखें, तो कांस्टेंट प्रेशर पे भी हम स्पेसिफिक हीट अगर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 या थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन भी बोल सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका होता है स्मॉल सी पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, यहाँ पे पी हो जाएगा अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। सारा फॉर्मूला वही है, बस जहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम का सिंबल था वहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर का सिंबल लगा देंगे। और यहीं पे 1 मोल गैस के लिए अगर देखें तो इसे मोलर स्पेसिफिक हीट कहेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो फाइनली आपको मिलेगी 1 अपॉन म्यू डेल्टा क्यू पी अपॉन डेल्टा टी, ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये भी दोनों फार्मूले आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है आपका मेयर्स फार्मूला। ठीक है, अगला फार्मूला है जिसे हम क्या कहते हैं? मेयर्स फार्मूला। चलिए देखते हैं। मेयर्स फार्मूला को जनरली हम सिंपल सा लिख देंगे यहाँ पे, और वो क्या है? Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। क्या होता है? Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। इसी को हम क्या कहते हैं? मेयर्स फार्मूला का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? मेयर्स फार्मूला का नाम देते हैं। क्लियर? अभी आपने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पे आपने CV इक्वल टू क्या पढ़ा? 1 अपॉन म्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू वी अपॉन डेल्टा टी। तो अगर हम यहाँ से डेल्टा क्यू वी निकाल लें तो डेल्टा क्यू वी इक्वल टू हमको मिल जाएगा, यहाँ से होता है म्यू इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, म्यू इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। और ये जो डेल्टा क्यू वी क्यू यू है या क्यू वी है, यानी कि वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ये आपका इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटरनल एनर्जी। तो ये डेल्टा यू के बराबर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। सेम ऐसे अगर हम Cp का फॉर्म देखें तो Cp इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन
डेल्टा टी, यहाँ से अगर आप डेल्टा क्यू पी निकालेंगे तो डेल्टा क्यू पी का फॉर्मूला आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा, और वो आपको कितना मिलता है, डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर पी, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा म्यू इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी, और ये जो वैल्यू है ये इंटरनल एनर्जी के साथ साथ यहाँ पर वर्क डन कराने में भी खर्च होता है, यानी कि इसे हम इक्वेट करते हैं किसके बराबर, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू से इक्वेट करते हैं, ठीक है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू से इक्वेट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है, ये वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, इसलिए याद रखिए Cp की वैल्यू हमेशा Cb से बड़ी होती है। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर 1 से माइनस कर दो, तो ऐसे समय में आपको क्या मिलेगा, म्यू Cp इंटू डेल्टा टी माइनस म्यू Cv इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू माइनस डेल्टा यू से डेल्टा यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे Cp माइनस Cv ब्रैकेट में हो जाएगा, और म्यू इंटू डेल्टा टी कॉमन हो जाएगा, और इधर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू को आप ओपन करके लिख सकते हो P इंटू डेल्टा वी के फॉर्म में, इसे हम क्या लिख सकते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू P इंटू डेल्टा वी अपॉन म्यू इंटू डेल्टा टी, ठीक है, म्यू इंटू डेल्टा टी के बराबर हम इसको लिखते हैं P इंटू डेल्टा वी अपॉन म्यू इंटू डेल्टा टी, और इसे हम इक्वेट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा पी वी इक्वल टू म्यू आर टी, यहाँ से सिर्फ आर को छोड़ के बाकी चीज़ों को इधर ले जाएं तो पी वी अपॉन म्यू इंटू टी इक्वल टू आर, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा, आर के, और इसी को हम क्या कहते हैं, मेयर सूत्र, यानी कि मेयर का फॉर्मूला कहते हैं। तो सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, जो कि हमने पहले ही यहाँ पे लिख दिया था, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को अगर हम माइनस करते हैं, में से माइनस करते हैं किसको, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हमें गैस कांस्टेंट के बराबर मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, यानी कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, ये ध्यान रखिएगा, Cp की वैल्यू इज ग्रेटर देन Cv, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई मेयर्स फार्मूला। अब हम स्पेसिफिक हीट को इन टर्म्स ऑफ डिग्री फ्रीडम में लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, specific heat in terms of degree of freedom, ठीक है। चलिए देखते हैं, Cv को सबसे पहला है वो है Cv, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर Cv को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो जैसा कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 या F/2 म्यू इंटू आर टी, और अगर हम यहाँ से डेल्टा U निकालेंगे तो डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा F/2 म्यू इंटू आर इंटू डेल्टा टी, ठीक है भाई। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी था, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिखे तो F/2 म्यू इंटू आर टी, और वहीं पे अगर म्यू मोल गैस के लिए हम चेंज निकालें इंटरनल एनर्जी का तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा U इक्वल टू F/2 म्यू इंटू आर इंटू डेल्टा टी। और अभी आपने डेल्टा क्यू वी के बारे में पढ़ा कि ये डेल्टा U के बराबर है, और डेल्टा U के बराबर होने के कारण इसका जो फॉर्मूला है कितना है, म्यू इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर कितना है, ये सेकेंड, ठीक है, डेल्टा क्यू वी के फॉर्म में, और डेल्टा क्यू इक्वल टू म्यू इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। और इक्वेशन 1 और 2 से अगर आप निकालेंगे तो सी वी की वैल्यू, ये दोनों इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर करेंगे तो सी वी इक्वल टू मिलेगा आपको F/2, कितना मिलेगा, F/2 R के बराबर,
F/2 R के बराबर। CV की वैल्यू कितनी मिलेगी? F/2 R के बराबर यहाँ पे मिलेगा। CP का फॉर्मूला अगर हम देखें, CP को रिप्रेजेंट करना है तो CP इक्वल टू आपने पढ़ा है, यहाँ पे CP को भी रिप्रेजेंट करना है, जबकि आपने पढ़ा है मेयर्स फार्मूला CP माइनस CB इक्वल टू R। तो CP माइनस CB की वैल्यू आप पुट करेंगे F/2 R इक्वल टू R, और यहाँ से CP इक्वल टू आप ले जाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको 3 या 1 प्लस 2F इसको सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं कैसे। CP इक्वल टू यहाँ से R प्लस F/2 R, और यहाँ पे R कॉमन हो जाएगा तो CP इक्वल टू आपको मिलेगा, R कॉमन हो गया 1 प्लस F/2 तो CP का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 1 प्लस F/2 इंटू R, ये CP की वैल्यू है। और आपको पता है CP और CV का कुछ रेशियो होता है, जैसे गामा से डिनोट करते हैं तो CP/CV इक्वल टू क्या होता है? गामा। और इसमें CP की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो 1 प्लस F/2 इंटू R है, और CV की वैल्यू आपको F/2 इंटू R मिलती है, और ये किसके बराबर हो जाएगी? गामा के। R से R कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस F/F इक्वल टू गामा, या फिर 1 प्लस 2/F इक्वल टू गामा। कितना हो जाएगा? गामा की वैल्यू जो कि CP/CV का रेशियो होता है वो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2/F। ठीक है, और बाकी वैल्यू आपको पता है। गामा मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है? वो होता है आपका 5/3। गामा मोनो एटॉमिक गैस के लिए, गामा डाई एटॉमिक गैस के लिए, और गामा जो है वो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए डिफरेंट होता है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए होता है 5/3, डाई के लिए होता है 7/5, 5/3 इसके लिए 7/5, और इसके लिए 4/3। ये आपका हो गया मोनो डाई ट्राई की वैल्यू। क्लियर? चलिए, इसी के साथ साथ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।